हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखेंगे और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को 10 दिन के अंदर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखा दूंगा। ये तभी संभव है जब आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्ट्रक्चर ये होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। और यदि हमें पता करना है सब्जेक्ट क्या है, तो इसके लिए हम वाक्य की क्रिया में कौन या किसने शब्द लगा देते हैं, तो जो आंसर मिलता है वही सब्जेक्ट हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसे पता कर लेते हैं, जैसे जिस शब्द के बाद में ने आया है तो वही सब्जेक्ट होता है। ये अभी एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता का इफेक्ट जिस पर पड़ता है, यानी जिस शब्द पर कर्ता का इफेक्ट पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। और हम पता कैसे करते हैं? वाक्य की क्रिया में क्या या किसे या किसको लगा देते हैं, तो जो आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद वर्ब है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही शब्द वर्ब होती है। जैसे पढ़ना, लिखना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, हंसना, जागना आदि। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। और हिंदी का स्ट्रक्चर देखिए, हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब लिखते हैं। जैसे देखिए, भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत ने पाकिस्तान को हराया। अब देखिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए। भारत ने पाकिस्तान को हराया। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता करना है। तो भारत ने पाकिस्तान को हराया, यानी सब कुछ डिपेंड करता है भारत पर। भारत ने पाकिस्तान को हराया, यानी कार्य करने वाला भारत है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को किसने हराया, यानी किसने हराया, तो आंसर मिलेगा भारत। तो ये भारत हमारा सब्जेक्ट हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर ने भी आया है। भारत ने, तो जिसके बाद ने आ जाए समझो वही सब्जेक्ट है। इसके बाद जिसके बाद जिस शब्द के बाद को आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। और हम पता कैसे करते हैं? वाक्य की क्रिया में क्या या किसे या किसको लगा देते हैं, तो जो आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट हो जाता है। वर्ब, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे ही वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना आदि। तो देखिए, इंग्लिश का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट फिर वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। हिंदी का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। देखिए, भारत ने सब्जेक्ट, पाकिस्तान को ऑब्जेक्ट, हराया वर्ब। तो हिंदी का स्ट्रक्चर क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान को हराया, तो सब्जेक्ट भारत, इंडिया
डिफीटेड पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को हराया। तो देखिए आप समझ गए सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगला सेंटेंस, देखिए सेंटेंस दिया गया है, भारत में गरीब बच्चों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब है। भारत में गरीब बच्चों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, भारत में गरीब बच्चों की स्थिति यानी क्या स्थिति, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम कनेक्टर्स भी देखते हैं, जैसे ये कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स का मतलब होता है एक दूसरे शब्द को जोड़ना यानी संयोजक। दूसरा कनेक्टर यहाँ पर है, फिर और एक यहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ये लिख देंगे, इसके बाद इधर से नंबर डालते चले जाएंगे, ये क्रम बन जाएगा। स्थित, फिर की, फिर गरीब बच्चों, फिर में, फिर भारत। इसके बाद 6 नंबर पर आ गया वर्ब, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट थोड़ा लंबा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आएंगे यहाँ पर बहुत खराब 7 नंबर। इसके बाद कनेक्टर 8 नंबर, फिर क्षेत्र में, फिर क्षेत्र 9 नंबर, फिर 10 नंबर, इसके बाद 11। तो इस प्रकार आप लोग ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्थित, द पोजीशन, पोजीशन, फिर आप, फिर गरीब बच्चों, पुअर चिल्ड्रन, ये हो गया स्थित, फिर की, फिर गरीब बच्चों, फिर में, इन, फिर इंडिया। अब ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, द पोजीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया। इसके बाद वर्ब लिखेंगे इज, फिर बहुत खराब है, वेरी बैड। हाँ तो देखिए, द पोजीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया इज वेरी बैड। अब कहाँ पर, इन, कनेक्टर्स आ गया, इन द फील्ड ऑफ, फील्ड ऑफ एजुकेशन। हाँ तो देखिए पूरा ट्रांसलेट हो गया, भारत में गरीब बच्चों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब है। द पोजीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया इज वेरी बैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप लोगों की समझ में जरूर आ रहा होगा। और इसके बाद एक और सेंटेंस देखिए, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देश की उन्नति के लिए अपनी पूरी कोशिश
कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, ये इतना सब्जेक्ट पार्ट है। देश की उन्नति के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये भी नाउन है और ये पार्ट भी नाउन का हो गया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, जब ऐसा कभी होता है तो हम क्या करते हैं, केस इन अपोजिशन का यूज कर लेते हैं। केस इन अपोजिशन का मतलब ये होता है जब किसी वाक्य में दो नाउन पास पास आए हों और वो एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हों, तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन बनता है। केस इन अपोजिशन मतलब पुटिंग नाउन साइड बाय साइड, यानी दो नाउन को पास पास रखना। लेकिन रूल ये होता है कि पहले बाद वाला नाउन, इसके बाद कामा, फिर पहला नाउन, फिर कामा, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसमें दूसरा नाउन क्या है, श्री मोदी जी। तो यहाँ पर लिखेंगे श्री मोदी जी, फिर कामा, इसके बाद लिखेंगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर कामा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों नाउन सेट हो गए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, तो यहाँ बाद वाला नाउन पहले लिखेंगे, इसके बाद कामा, इसके बाद पहला नाउन, इसके बाद फिर कामा। देखिए, श्री मोदी जी, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसके बाद वर्ब लिखेंगे, कर रहे हैं। हाँ, इज, फिर डूइंग हिज बेस्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। हिज बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश। तो श्री मोदी जी, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज डूइंग हिज बेस्ट। किस लिए? फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट हो गया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देश की उन्नति के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। श्री मोदी, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज डूइंग हिज बेस्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार आप लोगों ने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखा। यदि आप लगातार 10 दिन के लिए मैंने समय दिया है और 10 दिन के अंदर ही सिखा दूंगा हिंदी टू इंग्लिश, तो उम्मीद है आज आप लोगों की समझ में जरूर आया होगा। और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।